हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो हम कवर कर रहे थे अपना हिंदी का पोर्शन और इसके पहले लेक्चर में हमने जाना हमारी जो प्राचीन हिंदी है उसके बारे में, साथ ही मध्यकालीन हिंदी के बारे में मैंने आपको बतलाया कि उनमें से हमारी जो भाषा थी कौन कौन सी थी। इसमें मैंने आपको पाली के बारे में, प्राकृत के बारे में, अपभ्रंश और अवहट के बारे में बतलाया। ठीक है, तो देखिए जो अपभ्रंश जो मैंने आपको बतलाया था, अपभ्रंश जो थी अपने में एक बोली ना होकर वह अनेक बोलियों का क्या था, समूह था। इससे हम अपभ्रंश को समझ सकते हैं। तो देखिए अपभ्रंश जो मैंने आपको बतलाया कि बहुत भाषाओं का, बहुत बोलियों का एक जो था हमारा समूह था। तो अपभ्रंश के कुछ भेद थे, या ये कहें कि अपभ्रंश की जो बोलियां थी जो उनके बारे में बतलाता हूं मैं आपको यहाँ पर। तो अपभ्रंश जो भाषा थी उसके भेद थे, ठीक है, जिसमें से कुछ उपभाषाएं या आधुनिक बोलियां भाषाएं निकलकर आई। ठीक है, आधुनिक भाषा या इसमें से जो उपभाषा निकलकर आई वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अपभ्रंश के भेद में सबसे पहला जो हमारा अपभ्रंश था वह था शौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो हमारी उपभाषाएं निकली वो थी हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, तो हमारी जो शौरसेनी अपभ्रंश थी उसके अंतर्गत हमारी तीन बोलियां, तीन उपभाषाएं थी जो थी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, उसके बाद था हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत हमारी पूर्वी हिंदी आई। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मागधी अपभ्रंश, जिसमें हमारी बिहारी, असमिया, बांग्ला और उड़िया। ठीक है, तो ये जो भाषाएं निकली, जो शौरसेनी अपभ्रंश से भाषाएं निकली वो थी हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। जो हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश थी उससे पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, असमिया, बांग्ला और उड़िया, ये हमारी भाषाएं निकली। ध्यान दीजिएगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जो बनते हैं वो डिट्टो ऐसे ही बनते हैं कि वो पूछ लेगा कि आपसे राजस्थानी जो भाषा है वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो इसको आप शौरसेनी करिए, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही जैसे बांग्ला या असमिया से पूछेगा तो आप इसको मागधी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है थर्ड हमारी मागधी, उसके बाद फोर्थ आती है हमारी खस। खस में कौन सी उपभाषा? पहाड़ी। ठीक है, और साथ ही हमारी फिफ्थ ब्राह्मण अपभ्रंश। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारी आती है पंजाबी और साथ में ही सिंधी। ठीक है, और लास्ट आती है हमारी कौन सी? महाराष्ट्री के अंतर्गत कौन सी उपभाषा? मराठी उपभाषा। ठीक है, तो मैंने आपको बतलाए अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के 6 भेद हैं, जिसमें पहला है हमारा शौरसेनी, दूसरा है अर्धमागधी, फिर मागधी, फिर आएगी हमारी खस, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। ठीक है, तो जो इसमें क्वेश्चन फ्रेम बनते हैं मैंने आपको बता दिया। तो इसमें जो मेनली हमारा रहेगा, जो मेन फोकस रहेगा वो खस अपभ्रंश पे रहेगा, जिसमें हमारी पहाड़ी के अंतर्गत भी हमारी, इसके बाद पहाड़ी जो हमारी उपभाषा है ये 3 इसकी बोलियां हैं, या कहें कि इससे 3 भाषाओं का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पूर्वी, मध्य क्षेत्र की और साथ ही एक हमारी पश्चिमी जो क्षेत्र की हमारी पहाड़ी है, पश्चिमी पहाड़ी,
उसको हम जानेंगे, क्योंकि उसी में हमारी मध्य पहाड़ी के अंतर्गत हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली है। साथ ही हमारी जो पश्चिमी में है उसमें जौनसारी, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। तो हम इसको आगे लेके चलेंगे इसके बाद। तो इसमें हमारी जो मेन फोकस रहेगा वो खस हमारी अपभ्रंश पे रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे तक हमारा मध्यकालीन जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने उसके जितने भी पॉइंट बन सकते थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं हमारी कौन सी आधुनिक हिंदी का जो काल था, या ये कहें कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, उसको जानते हैं, ठीक है। तो थर्ड था हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। देखिए, इनको कालों में बांटने का सबसे मुख्य कारण ये है क्योंकि वर्षों के मैंने आपको बतलाया भी था कि जब एक समय अंतराल मिलता है किसी भाषा को, तो उसमें जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनके कुछ शब्द मिलने लगते हैं, या कहीं कि उसमें कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। तो उसी के आधार पर हमने इनको 3 कालों में बांटा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो आज हम आधुनिक जानेंगे। यहाँ पे आधुनिक का जो काल था वो था हमारा 1100 ईस्वी से जो अब तक का काल है वह। तो इसको भी हम 3 कालों में बांट सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट थी वह थी प्राचीन हिंदी, सेकंड थी हमारी मध्यकालीन हिंदी, और जो लास्ट थी वो थी हमारी आधुनिक हिंदी। पर अगर क्वेश्चन में आता है, अगर आपसे पूछता है कि जो हमारी हिंदी का है, हिंदी का विकास किस काल से हुआ है, तो आप इसको, या किस भाषा से हुआ है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? अपभ्रंश काल से लिखेंगे, अपभ्रंश भाषा से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? अपभ्रंश भाषा से लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो अवहट था वह संक्रमणकालीन या संक्रांति कालीन था, ठीक है। तो प्राचीन हिंदी का जो हमारा काल था वो था 1100 ईस्वी से लेकर कितना 1400 ईस्वी तक का जो काल था वो हमारा प्राचीन हिंदी का था। मध्यकालीन हिंदी का जो काल था वो था 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, और साथ ही जो हमारी आधुनिक हिंदी थी उसका काल था 1850 ईस्वी से लेकर अब तक का जो समय है वह किसमें? आधुनिक हिंदी के अंतर्गत आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हमारी जो सबसे पहली प्राचीन हिंदी थी इसमें क्या परिवर्तन हुए, या इसमें कौन सी भाषा थी हमारी हिंदी की, उसको जानेंगे। हालांकि इस काल में पूरी भाषा हमारी जो पूर्णतया जो बोली जाती थी, प्रारंभिक हिंदी, आरंभिक हिंदी, और आदिकालीन हिंदी भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर जो प्राचीन हिंदी है उसको 3 नामों से, अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे कई बार प्रारंभिक हिंदी बोल देता है और प्राचीन हिंदी को ही आरंभिक या आदिकालीन हिंदी भी कहता है, ठीक है। साथ ही देखिए, प्राचीन हिंदी का जो समयकाल था उस पे इसमें अपभ्रंश तथा अवहट जो हमारी भाषा थी का इसमें क्या था? प्रभाव था, ठीक है। तो जो हमारी प्राचीन हिंदी थी इस पे अपभ्रंश और अवहट का प्रभाव था। तो क्यों था? यहाँ पर मैंने आपको बतलाया कि जब हमारी जो भाषा थी वह परिवर्तित हो रही थी, तो ये संक्रमणकालीन और इसका जो अपभ्रंश का कुछ शब्द थे तो वह इसमें थे प्राचीन हिंदी में हमारे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारी जो हिंदी की उपभाषाएं हैं 5 उपभाषाएं हैं, और इसमें जो हमारी बोलियां हैं वो 18 बोलियां हैं। तो इसमें से उस समय जो हमारी बोलियां मुख्यतः जो ये कहें कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी वह थी हमारी 3 बोलियां, जो थी ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली, खड़ी बोली, ठीक है। तो जो हमारा प्राचीन हिंदी का काल था, समय था, उस पे हमारी जो 3 बोलियां थी
जिसमें से ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली ये क्या थी, उसमें बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। तो इनके बारे में जानते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन बनता है उसमें यह है, सबसे फर्स्ट जो बनता है वह है ब्रजभाषा में प्राचीनतम जो काव्य मिलता है वह है प्रद्युमन चरित। प्रद्युमन चरित, जिसको सुधीर अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ब्रजभाषा का जो प्राचीनतम काव्य है वह प्रद्युमन चरित सुधीर अग्रवाल द्वारा रचित या लिखित है। तो यह पूछ लेता है हमारा क्वेश्चन में। ठीक है, इसके साथ ही अवधि का अवधि की जो पहली कृति है वह मुल्ला दाऊद की चंद्रायन है। कौन सी? चंद्रायन। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, दो क्वेश्चन जो पूछता है उसमें ये पूछ लेता है कि ब्रजभाषा का जो प्राचीनतम काव्य कौन सा है। इसमें आप प्रद्युमन चरित जो सुधीर अग्रवाल द्वारा रचित है, और साथ ही अवधी भाषा का जो अवधी भाषा की प्रथम कृति है वो मुल्ला दाऊद की चंद्रायन है। ठीक है, तो प्राचीन हिंदी में ये क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, इसमें जो था अपभ्रंश और अवहट का प्रभाव था, पर जो हमारी मध्यकालीन हिंदी जब पहुंची, या ये कहें कि मध्यकालीन जो हिंदी है उसका काल आया, तो इसमें हमारी हिंदी भाषा स्पष्ट हो चुकी थी। इसके जो शब्द थे जो हमारी हिंदी भाषा के, वह स्पष्ट होने लगे थे, क्योंकि एक भाषा को थोड़ा और समय मिल गया था और क्षेत्रीय बोलियों का विकास होने लगा था। ठीक है, तो प्राचीन हिंदी के बाद हमारा आता है मध्यकालीन हिंदी का काल, जो था 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। ठीक है, तो मध्यकालीन हिंदी में जो हमारी हिंदी भाषा है, इसके शब्द स्पष्ट होने लगे थे, या कहें कि हिंदी भाषा का जो स्वरूप था वह स्पष्ट होने लगा था, स्पष्ट होने लगा था। ठीक है, और साथ ही अब देखिए, जब मैंने आपको बतलाया था कि जब एक बोली का विकास होता है या उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो वह क्या कहलाती है? उपभाषा या विभाषा कहलाती है। तो मध्यकालीन हिंदी में जब साहित्य निर्माण होने लगा था, तो इसमें जो थी ब्रजभाषा, इसका विकास अपनी चरम सीमा पर था। क्या था? ब्रजभाषा जो थी यह चरम सीमा पर थी, या मतलब ये कहें कि इसमें जो ब्रजभाषा का काल था, जो ब्रजभाषा थी वो अपनी चरम सीमा पर थी, और साथ ही इसमें साहित्य का बहुत ज़्यादा निर्माण इसी काल में हुआ था। साहित्य में गद्य और पद्य जो थी वो इसी काल में बहुत ज़्यादा, मध्यकालीन हिंदी के काल में साहित्य का निर्माण बहुत अधिक हुआ। इसलिए इसको साहित्य हिंदी का स्वर्णकाल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल या साहित्य हिंदी का स्वर्णकाल भी किसको, मध्यकालीन हिंदी का जो काल है उसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ब्रजभाषा थी वह अपनी चरम सीमा पर थी। यहाँ पर जो सूफी कवि हैं जैसे सूरदास या ये कहें कि मीराबाई जो हैं, उनकी रचनाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती हैं। तो वह सारी उनकी जो रचनाओं की भाषा थी वह ब्रजभाषा थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी अवधि, जो मैंने आपको बोली बताई, अवधि या ये कहें कि खड़ी बोली उस टाइम पे, तो यहाँ पर जब ब्रजभाषा का अधिक विकास हुआ और साथ ही हमारी हिंदी की कुछ अन्य बोलियाँ इस काल में आने लगी। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ही इसमें जो पूछ लेता है हमारा, जो मैंने आपको बोलियाँ बताई जैसे ब्रजभाषा और अवधि
तो इसमें जो कृतियाँ पूछ लेता है या इसके रचनाकार पूछ लेते हैं। तो ब्रजभाषा का जो ब्रजभाषा में सूरदास हैं, ब्रजभाषा में सूरदास जी हैं, तो इनके जो साहित्य थे, इन्होंने जो रचनाएं की वो ब्रजभाषा में, तो इनको सूरदास को अष्टचाप का जहाज करके संज्ञा दी गई। ठीक है, उपाधि दी गई किसको? हमारे सूरदास जो कवि हैं उनको ब्रजभाषा के साहित्य में सूरदास को अष्टचाप का जहाज और अवधि में जायसी द्वारा रचित पद्मावत और साथ ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस। ठीक है, तो यह पूछ लेता है, जो क्वेश्चन बन जाते हैं, ये फ्रेम हो जाते हैं, वो पूछता है कि जो सूरदास जी हैं उन्हें, या ये कहें कि अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ब्रजभाषा में सूरदास की जो कृतियाँ थी, या ये कहें कि उन्होंने साहित्य निर्माण किया, इसलिए सूरदास को अष्टचाप का जहाज कहा जाता है। और साथ ही अवधि जो हमारी बोली थी उसमें झायसी ने पद्मावत की रचना और साथ ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा आधुनिक हिंदी का काल। तो मैंने आपको बतलाया कि मध्यकालीन जो हिंदी का काल था, वहाँ पर जो हमारी ब्रजभाषा थी उसका विकास अपनी चरम सीमा पर था। या ये कहीं जो सूफी कवि थे उन्होंने जो ब्रजभाषा है उसको वहाँ पर साहित्य के निर्माण में उसका उपयोग किया था। तो हमारी जो थर्ड काल था जो हमारा आधुनिक हिंदी का, आधुनिक हिंदी का जो काल था वह काल था हमारा 1850 ईस्वी से लेकर अब तक का, जिसमें जो ब्रजभाषा थी हमारी मध्यकालीन हिंदी का जो काल था उस समय तक। तो ब्रजभाषा से अब क्या हुआ कि इसमें जो परिवर्तन आया, ब्रजभाषा और अवधि जो हमारी बोलियां थी वह क्या था, उनका प्रयोग कम हो गया था। ये कहें कि क्षेत्रीय बोलियों का विकास हो गया था, जिससे हमारी ब्रजभाषा और अवधि इनकी आम जन के लोगों से दूर हट चुकी थी और उनका स्थान किसने, खड़ी बोली ने ले लिया था। तो आधुनिक हिंदी का समय काल आते आते हमारी जो भाषा थी वह खड़ी बोली ने उसका रूप ले लिया था। ठीक है, इस काल में हमारी खड़ी बोली विकसित हो गई थी। ठीक है, और साथ ही अब यहाँ पर काव्य की भाषा जो थी हमारी वह ब्रजभाषा थी। काव्य की भाषा ब्रजभाषा होने से और साथ ही आधुनिक हिंदी काल में हमारी जो एक अन्य भाषा थी उर्दू की भाषा, उसका क्या हुआ कि अधिक प्रसार होने से तो हमारी जो खड़ी बोली थी इसको अपने विकास के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, या ये कहें कि अस्तित्व के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। काव्य की भाषा उसमें ब्रजभाषा थी, खड़ी बोली उसमें विकसित हो रही थी। तो 19वीं सदी तक हमारी जो कविता की भाषा जो थी हमारी वह ब्रजभाषा थी, लेकिन जो हमारी गद्य की भाषा थी वह क्या थी, खड़ी बोली थी। ठीक है, तो जो हमारी 19वीं सदी तक कविता की जो भाषा थी वो ब्रजभाषा और गद्य की बोली खड़ी बोली थी। लेकिन 20वीं सदी तक आते आते जो हमारी गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या हो गई थी, खड़ी बोली। खड़ी बोली ने इनकी जगह ले ली थी। ठीक है, तो हमारी जो आधुनिक हिंदी का काल था उसमें हमारी कौन सी, खड़ी बोली विकसित हो चुकी थी, क्योंकि हमारी ब्रजभाषा और अवधि जो बोली थी वह जो माध्यम है, या ये कहें कि आम जनता से दूर हो चुकी थी। यहाँ पर काव्य की भाषा लेकिन ब्रजभाषा ही थी, लेकिन जो हमारी गद्य की भाषा थी वो यहाँ पर क्या थी, खड़ी बोली थी।
19वीं सदी तक जो हमारी कविता का काल था वह ब्रजभाषा में ही था, लेकिन गद्य का काल हमारा खड़ी बोली में था। और 20वीं सदी तक आते आते गद्य और पद्य दोनों की जो भाषा थी हमारी वो खड़ी बोली हो चुकी थी। इसमें क्या हुआ फिर, खड़ी बोली को अपने विकास के लिए या कहें कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसमें जो परिवर्तन आए या ये कहें कि उसके विकास में जो योगदान था उसको हम युगों के क्रम में जानते हैं, जिसमें जो खड़ी बोली का विकास है, आधुनिक हिंदी में जो खड़ी बोली का विकास है, खड़ी बोली का विकास है वह युगों के अनुसार हमें इसको बांट सकते हैं। जिसमें पहला था हमारा भारतेंदु पूर्व युग, पूर्व युग। साथ ही हमारा दूसरा था भारतेंदु युग। खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु युग जो था, या ये कहें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम बहुत ज़्यादा सामने आता है। इन्हें हम हिंदी, आधुनिक हिंदी का पितामह करके भी संबोधित करते हैं, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली के विकास में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। इसके बाद आता है हमारा द्विवेदी युग। इसके बाद आता है छायावाद युग। फिर आता है हमारा प्रगतिवाद और अगला आता है प्रयोगवाद युग। लास्ट आता है नई कविता का युग। ठीक है, नई कविता युग। तो भारतेंदु पूर्व युग, इसका कालक्रम पूछ लेता है, तो यह था 1800 से 1850 ईस्वी तक। जो हमारा पहला युग था वह भारतेंदु पूर्व युग 1800 से 1850। भारतेंदु युग था 1850 से 1900 तक। जो हमारा द्विवेदी युग था वह था 1900 से 1920 तक। जो हमारा छायावाद का युग था वो 1918 ईस्वी से 1936। ईस्वी तक। जो प्रगतिवाद का युग था वह था 1936 से 1942 तक। और जो हमारा प्रयोगवाद का युग था वह था 1942 से 1953 तक। 1953 के बाद नई कविता का जो काल आया वह था 1953 से अब तक का जो समय है। तो इसमें ये जो हमारा ये युग है, या हमने खड़ी बोली के विकास में जो युग लिखे हैं ये सारे साहित्य के हैं। यहाँ पर जो पूछ लेता है वो जैसे छायावाद युग के कवियों को पूछ लेता है, लेखकों को पूछ लेता है, या जो हमारे लेखक हैं रचनाकार उनके बारे में पूछ लेता है कि वो हमें जैसे किसी कवि या लेखक का नाम बताएगा या पूछ लेगा कि छायावाद युग के कवि इनमें से कौन है, तो उसके अनुसार क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं। तो यह पूरा साहित्य का हमारा पोर्शन है। तो मैं इसको जब हिंदी साहित्य बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको इसको ब्रीफ में बता दूंगा। यहाँ पर हम सिर्फ यह जानते हैं कि कालों के हिसाब से इसको कैसे हमारे जो काल हैं विभक्त करते हैं, कालों के हिसाब से इसको विभक्त कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखें कि भारतेंदु पूर्व युग का काल कौन सा है, भारतेंदु युग। इसमें छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता का जो युग है उसको, ठीक है। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनका ध्यान रखें कि इसको इन्हें हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी के पितामह, आधुनिक हिंदी के पितामह करके संबोधित करते हैं। इनको भारतेंदु को या भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका पूर्ण नाम हो गया, ठीक है। तो ये जाना हमने अपनी आधुनिक हिंदी के बारे में। अब इसके बाद हम जानते हैं हमारी जो हिंदी भाषा है उसके उपभाषाओं तथा बोलियों के बारे में, ठीक है। तो अब जानते हैं हम अपने हिंदी की जो भाषाएं हैं और उसकी बोलियों को। तो हिंदी की
जो भाषाएं हैं और उसकी जो बोलियां हैं उनको जानते हैं। ठीक है, तो हिंदी की जो हमारी उपभाषाएं हैं वो 5 उपभाषाएं हैं और इसकी बोलियां जो हैं वो 18 बोलियां हैं। ठीक है, तो इसकी उपभाषा में जो पहली जो भाषा है वह है हमारी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो जो हमारी हिंदी की फर्स्ट उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत आती है हमारी कौरवी या इसको बोलते हैं खड़ी बोली, दूसरी आती है ब्रजभाषा बोली, थर्ड आती है हमारी हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहा जाता है, बांगरू। फोर्थ है हमारी बुंदेली, और जो 5वीं है वह है कन्नौजी। ठीक है, तो जो कौरवी और खड़ी बोली है इसे सौरसेनी का उत्तरी स्वरूप कहा जाता है, और जो ब्रजभाषा है उसको सौरसेनी का मध्यवर्ती स्वरूप, और हरियाणवी या जिसको बांगरू कहा जाता है उसको सौरसेनी का दक्षिणी स्वरूप भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सौरसेनी का उत्तरी स्वरूप, सौरसेनी का मध्यवर्ती और दक्षिणी स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी दूसरी पूर्वी हिंदी जो भाषा है, जो पूर्वी हिंदी हमारी उपभाषा है इसके अंतर्गत जो हमारी बोलियां हैं वह है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो हमारी जो हिंदी की उपभाषा में 2 भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, जिसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी 5 इसकी बोलियां आती हैं और साथ ही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती हैं। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी में ही कौरवी या खड़ी बोली को सौरसेनी का उत्तरी स्वरूप, ब्रजभाषा को मध्यवर्ती और हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहते हैं उसको दक्षिणी स्वरूप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी थर्ड आती है वह है बिहारी हिंदी। ठीक है, जो हमारी थर्ड है वह है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की जो हमारी उपभाषाएं हैं वो हैं पहली भोजपुरी, मैथिली और साथ में मगही। इसकी जो भाषाएं हैं वह क्या कहेंगे कि इसकी जो बोलियां हैं 3 हैं, जो है भोजपुरी, मैथिली और मगही किसकी, बिहारी हिंदी की। उसके बाद आती है हमारी राजस्थानी हिंदी, जिसके अंतर्गत हमारी 4 बोलियां आती हैं, जिसमें इसको पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थानी क्षेत्र के अनुसार बांट सकते हैं, जिसमें पूर्वी राजस्थानी में आती है हमारी जयपुरी, या जिसे आम भाषा में ढूढ़ाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, जो सेकंड है हमारी पश्चिमी राजस्थानी, इसमें आती है हमारी मारवाड़ी। जो उत्तरी हमारी राजस्थानी है उसमें आती है हमारी मेवाती, और साथ ही दक्षिणी राजस्थानी में आती है
मालवी। ठीक है, तो हमारी जो राजस्थानी हिंदी है उसके अंतर्गत जो बोलियां हैं, जो 4 बोलियां हैं वो क्षेत्र के हिसाब से पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, उत्तरी में मेवाती और दक्षिणी में मालवी हमारी राजस्थानी आती है। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा पहाड़ी हिंदी जो भाषा है उसकी, और उसकी जो हमारी बोलियां हैं उनको जानते हैं। तो इसके बाद जो हमारी पहाड़ी हिंदी है उसके अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती हैं। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती हैं, जिसमें पहली है पूर्वी पहाड़ी और इसके साथ ही मध्य पहाड़ी और दक्षिणी पहाड़ी। ठीक है, तो पूर्वी पहाड़ी में जो हमारी जो मुख्य भाषा है वह नेपाली भाषा इसके अंतर्गत आती है। जो मध्य में बोली जाती है इसमें कुमाऊनी और साथ ही गढ़वाली बोली जाती है, और जो हमारी दक्षिणी क्षेत्र में इसमें जौनसारी, भरमौरी, सिरमौरी हमारी आदि भाषाएं हैं आती हैं। ठीक है, सिरमौरी आदि भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां, पूर्वी में नेपाली, मध्य में जो बोली जाती है कुमाऊनी गढ़वाली, दक्षिणी में जौनसारी, भरमौरी या और तथा सिरमौरी, इसके अलावा भी जो बोलियां बोली जाती हैं उनको जानेंगे। तो हमारा जो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो हमारा रहेगा अभी, इसमें हम मध्य में और दक्षिणी में जो जौनसारी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत और चीज़ों को जानेंगे कि जो हमारी मध्य में कुमाऊनी है इसकी कितनी बोलियां हैं, गढ़वाली में कितनी बोलियां हैं, और हमारी जो जौनसारी है अभी किन क्षेत्रों में बोली जाती है इनको समझेंगे। तो ये हमारा इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा। तो हमने जाना हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, तो यहाँ पे टोटल जो उपभाषाएं हैं, तो जो उपभाषाएं हैं वह हैं 5, और इसकी जो बोलियां हैं वह कितनी हैं, 18 बोलियां हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसके अगले नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे हमारे मध्य की कुमाऊनी और गढ़वाली, साथ ही दक्षिणी की जौनसारी, या ये कहीं की पूरा हिंदी, पहाड़ी हिंदी का जो हमारी उपभाषा है इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं, किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं उनको समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही जानेंगे। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे जो 5 पर्यायवाची शब्द हैं उनको। इसके बाद जानते हैं हम अपने 5 पर्यायवाची शब्दों को जो यहाँ पर लिखे गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें पहला जो है हमारा मछली, इसका होता है मत्स्य, मीन, झक या कई जगह झस भी लिखा होगा, वो भी सही है। सफरी, जल जीवन, कई जगह जलजीव भी लिखा होगा, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जल जीवन या जलजीव अगर लिखा है दोनों सही हैं। गंगा में सुरसरी, सुरसरिता, अमर तरंगिनी, देवपगा, देवापगा भी कई जगह लिखा है, तो वो भी ठीक रहेगा। त्रिपगथा, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, जानवी, ठीक है, विष्णु के हैं। नारायण, केशव, गोविंद, माधव, जनार्दन, चक्रपाणी, दामोदर, विशंबर, मुकुंद, लक्ष्मीपति और कमलापति, ठीक है। ब्रह्मा के होते हैं विधि, चतुरानन, कमलासन, विधाता, विरंची, पितामह, अज, प्रजापति, स्वयंभू, ठीक है। कपड़ा के होते हैं चीर, बसन, पट, अंबर और वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैं आपको पर डे पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ, तो इसमें से कई बार हो सकता है कि कोई हमारे एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा जा सके, हो सकता है इसमें से कोई आ जाए। और अगर आपने एक बार वो चीज़ देखी हुई है या एक और 2 बार आपने वो चीज़ पढ़ी हुई है, तो वह आप उसको सही कर सकते हैं और 1 नंबर अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो हो सकते हैं विष्णु का पूछ ले, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि विष्णु के जनार्दन, इसमें कमलापति होते हैं। बाई चांस इसने जैसे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उसके हिसाब से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जानते हैं हम अपने जो 5 विलोम शब्द हैं उनको। अब जानते हैं हम अपने 5 विलोम शब्दों को। तो यहाँ पे मैं इनके आपको अर्थ भी बतलाता हुआ चल रहा हूँ। तो इसमें जो पहला है सम्मुख, सम्मुख का विलोम होता है विमुख। सवर्ण का होता है अवर्ण, सुधा का होता है गरल और शुक्ल का होता है कृष्ण।
श्री गणेश का होता है इति। ठीक है, तो ये 5 विलोम शब्द हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। सम्मुख का होता है पास में या जिसको कहें नज़दीक, वह सम्मुख कहलाता है। विमुख होता है जो पास में ना हो, दूर, जो बहुत अत्यधिक दूर हो वह विमुख हुआ, या सामने से जो परे हो। ठीक है, सवर्ण होता है एक ही जाति का, एक ही रंग का, वह क्या कहलाता है, सवर्ण कहलाता है। अवर्ण होता है किसी अन्य जाति का, किसी अन्य रंग का जो होता है वह अवर्ण कहलाता है। सुधा, सुधा किसका पर्यायवाची है, अमृत का, जो आपको मैंने बतलाया था। तो सुधा इसका अगर पर्यायवाची हमारा अमृत है, या ये कहें कि अमृत है, तो गरल का क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा, क्योंकि ये विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो शुक्ल का क्या है, शुक्ल का होता है श्वेत, जो सफ़ेद रंग होता है, यही कहें कि बिल्कुल जो सफ़ेद होता है वह शुक्ल कहलाता है। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, कृष्ण, जिनका रंग क्या था, सांवला रंग था, तो शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। श्री गणेश है, श्री गणेश का जो अर्थ होता है, सामान्य अर्थ, वो होता है किसी का शुभारंभ करना या किसी चीज़ का स्टार्ट करना, किसी चीज़ को शुरुआत करना, श्री गणेश कहलाता है। और साथ ही इति का अर्थ होता है उसका समापन, या उसका जो अंतिम पड़ाव होता है वो क्या कहलाता है, इति कहलाता है। तो मैंने आज आपको 5 जो विलोम शब्द है इनको बतलाया। तो इसमें जो पूछ सकता है वो आप ध्यान रखें कि स्वर्ण, सवर्ण पूछ सकता है और शुक्ल भी पूछ सकता है होने को। इनके अगर आपको एक बार अर्थ मालूम हो तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या आपको लगा हो कि ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को, इस चैनल को उन हमारे दोस्तों तक पहुंचाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।